वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरिनी को जवाब ना देते देख नव्या आगे बोली, आरिनी कहीं तो आज में है क्या? मॉम डैड का वेट तो नहीं कर रही ना? नव्या की बात सुन आरिनी गहरी सांस लेकर बोली, गई समझ नव्या। नव्या बोली, फिर तो तुझे ये इंतजार करना छोड़ देना चाहिए और महक को अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब उसे उसकी फैमिली लेने आए। कि अगर लेने आना होता तो मैं तो उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर नहीं चाहती। आरिनी बात टालते हुए बोली, हम मैं सोचूंगी इस बारे में। नव्या बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आरिनी ने दोनों तो सोचा था वे हो रहा है। तू धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेटल हो रही और तूने तो यही सोचा था ना अपनी लाइफ में सेटल होने के बाद तू महक को अपने पास रख लेगी। तो रख लेना अपने पास और उसके फीस का झंझट भी खत्म हो जाएगा। आरिनी बोली, नव्या तेरी बात तो ठीक है, पर अभी मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। मैं इस हॉस्टल में कहाँ रखूंगी? नव्या बोली, ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आरिनी नव्या की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। नव्या भी आगे उससे कुछ नहीं कहती थी। कहीं ना कहीं नव्या को उसकी होटल वाली बात सही लगी थी। नव्या आरिनी को अनाथ आश्रम ड्रॉप कर वहां से निकल जाती है। आरिनी अनाथ आश्रम में महक की फीस जमा करती है, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस का काम में जल्दी जल्दी खत्म आरिनी सीधा मूनशाइन होटल के लिए निकल जाती है। होटल मूनशाइन आरिनी होटल मूनशाइन पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से मैनेजर के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट एक आदमी इशारा करते हुए बोली, ये है मिस्टर चौधरी, होटल के मैनेजर। आरिनी रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर मैनेजर की ओर चली जाती है। आरिनी मिस्टर चौधरी के पास जाकर बोली, हेलो मिस्टर चौधरी, आई एम आरिनी, नव्या के फ्रेंड। मिस्टर चौधरी ने बताया, मिस्टर चौधरी ने कहा, हेलो मिस रानी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। नव्या ने बताया था कि आप को जो चाहिए। आरिनी बोली, यस मिस्टर चौधरी, हम कम में इतना ही कर दो। चौधरी एक रूम की ओर चले जाते हैं। आरिनी भी उन्हें फॉलो करते हुए चली जाती है। आरिनी चौधरी के साथ उस रूम में जाता है तो देखती उस रूम में एक ही तरह की ड्रेस रखी हुई थी। चौधरी ने आरिनी से एक तरह की ड्रेस का इशारा करते हुए कहा, ये ड्रेस कोड है, आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपको आपका काम बता दूंगा। आरिनी मिस्टर चौधरी की बात सुन उसमें से ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। उसके कपड़े चेंज करके वापस नीचे होटल के कॉरिडोर में आती है। मिस्टर चौधरी को उसका काम बता दें। आरिनी का काम होटल के प्राइवेट रूम में ड्रिंक सर्व करने का ऑर्डर लेकर आने का था। मिस्टर चौधरी सारी बात सुन आरिनी अपने काम में लग जाती है। अब शाम के 7 बज चुके थे। आरिनी होटल का सारा काम खत्म करती है और मेंशन के लिए निकल जाती है। नाइट टाइम आहूजा मेंशन सब डाइनिंग रूम में डिनर कर रहे थे। आरिनी आज डिनर करने नहीं आई थी और इंद्र किसी काम से बाहर गया हुआ था। वेदांत डिनर करते हुए विवेक से बोला, भाई कल हम जा रहे हैं ना? वेदांत की ओर देखते हुए हम रोशनी उन दोनों की बात सुनकर बोली, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। वेदांत रोशनी से, रोशनी हम बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तुम उस मीटिंग में आकर क्या करोगी? रोशनी की तरफ ऐसे बनाते हो, भाई मैं क्यों आऊंगी मीटिंग में तो आप लोग करोगे ना, और मैं वहाँ आराम से घूमूंगी। वेदांत बोला, रोशनी हमारी मीटिंग प्राइवेट है, हम वहाँ किसी फैमिली मेंबर को लेकर नहीं जा सकते। वेदांत की बात सुन रोशनी का मुंह लटक जाता है। नबीले खान की एक बाइट लेकर बोली, वैसे आप लोग कितने दिन के लिए जा रहे हैं? भाई वेदांत बोला, 2 दिन के लिए, और हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हें इस घर का ख्याल रखना है। रोशनी से बोली, अच्छा मजाक अच्छा कर लेते भाई, आप वेल डेट भी बाहर है और आप दोनों भी बाहर जा रहे हो, मतलब इस घर में सिर्फ और सिर्फ लेडीज रहेगी, और कितना मजा आएगा। वेदांत उसे बोला, हाँ तुम्हें इधर उधर घूमने को मिल जाएगा। वेदांत की बात पर रोशनी दांत दिखा देती है। मॉर्निंग टाइम आज ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर सिर्फ रोशनी, शारदा और आरिनी बैठे थे। आरिनी विवेन वेदांत की खाली चेयर देखते हुए रोशनी से बोली, रोशनी आज वेदांत और विवेन मिस्टर आजो नहीं आए ब्रेकफास्ट करने। रोशनी जूस का सूप लेकर बोली, भाई किसी बिजनेस पार्टी के लिए इंडिया से बाहर गए हैं। इतना कहकर रोशनी ब्रेकफास्ट करने लगती है। आरिनी भी रोशनी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, ब्रेकफास्ट करने लगती है। आरिनी ब्रेकफास्ट निकलने के बाद मेंशन से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी आरिनी यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर की ओर जा रही थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। आरिनी पीछे मुड़कर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरुषि मेरा हाथ पकड़ लगी। आरिनी को घूरते हुए बोला, तुम्हारे अगर अब तक गई नहीं। आरिनी उसकी बात सुनकर आरिनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, न्यू माई हैंड आरुष, अदरवाइज
आरुष, आर्यन ने कहा तेजी से पकड़ते हुए बोला, अदरवाइज क्या करोगी तुम? थप्पड़ मारोगी? थप्पड़ ऑलरेडी मार चुके हैं, फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके लो और मार लो। आरुष की बात सुन आर्यन ने उसे गुस्से से घूरती और झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। आर्यन ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोली एक उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर अगर आइंदा से मेरे साथ तुमने ऐसी घटिया हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर आर्यन कॉलेज के लिए अंदर चली जाती है। आरुष की इस हरकत के बाद से आर्यन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। आज उसका मन कर रहा इसमें भी नहीं लग रहा था। एक क्लास अटेंड करने के बाद वे कैंटीन की ओर चली जाती है और काउंटर पर कॉफी ऑर्डर कर चेयर पर वहीं बैठ जाती है। तभी किसी ने पीछे से उसके गले में हाथ डालकर कहा, और कैसी है? तो आर्यन की आवाज अच्छे से पहचान देती है, कोई और नहीं उसकी दोस्त रिया थी जो अपने डेट के साथ बाहर गई हुई थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपना हाथ अपने सामने करते हुए बोली, फाइनली तू आ गई। रिया चेयर पर उठते हुए बोली, हाँ और तूने मुझे मिस किया? आर्यन ने बोली, बहुत। वो दोनों बात ही कर रही थी कि वो ऑर्डर बेल की आवाज आती है। रिया काउंटर से कॉफी कप उठाकर आर्यन के सामने रखते हुए, चल ये सब छोड़िए, बता मैंने क्या क्या मिस किया? नव्या ने कोई नया बवाल किया या नहीं अभी तक? आर्यन ने बोली, नव्या को छोड़, यहाँ तो सारे बवाल मेरे साथ ही हो रहे। नव्या रिया हैरानी से बोली, तेरे साथ क्या हुआ? आर्यन ने बोली, कौन कौन सी बात बताऊँ तुझे? मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करो और कहाँ पर खत्म? रिया बोली, क्या मतलब कुछ बुरा हुआ है तेरे साथ? आर्यन ने एक एक करके उसे आरुष की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। आरुष की हरकतों के बारे में जानकर रिया के आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। रिया गुस्से में चेयर से खड़ी होते हुए बोली, उस आरुष कितनी हिम्मत, उसे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आर्यन की दोनों दोस्त एक नंबर की लड़ाकू थी। दोनों बहुत शॉर्ट टेम्पर थी और जब दोनों साथ में आती थी तो सामने वाले की ऐसी हालत करती थी कि सामने वाला डर कर भाग जाता था। रिया गुस्से में आर्यन का हाथ पकड़कर उसे प्रिंसिपल ऑफिस की ओर ले जाते हुए बोली, उसे तो अब ऐसे ही बताएंगे। आर्यन ने रुककर रिया से अपना हाथ उड़ाते हुए बोली, आज रहने दे रिया, आज मैंने उसे अच्छे से समझा है, अगर उसने दोबारा को ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हम जरूर चलेंगे। रिया बोली, बट नेक्स्ट टाइम तो उसकी कंप्लेन जरूर होगी। आर्यन ने बोली, हम पक्का। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। आर्यन की बात पर रिया हाँ में सिर हिलाती है और आर्यन कॉलेज से सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती है। भट्ट ग्रुप आर्यन अपने केबिन में बैठी काम कर ही रही थी कि तभी डोर पर नॉक होता है। आर्यन ने कहा, सर्वेंट अंदर आकर बोला, सर ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। सर्वेंट की बात सुन आर्यन हाँ में सिर हिला देती है और भीतर भट्ट के केबिन की ओर चली जाती है। आर्यन भट्ट के केबिन में जाती है तो देखती है मिस्टर भट्ट के सामने वाली चेयर पर एक 30 साल का एक आदमी बैठा हुआ है। भट्ट आर्यन को देखते हुए बोले, विजिट। आर्यन ने मिस्टर भट्ट की बात सुन आर्यन उस आदमी के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। भट्ट उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोले, मिस आर्यन ये मिस्टर चौहान है, ये मिस्टर अमन है, ट्राई एंड फॉक्स के टीम में तुम इसके साथ काम करोगे। मिस्टर भट्ट की बात सुनकर आर्यन मिस्टर अमन के आगे हाथ बढ़ाते हुए बोले, हेलो सर। अमन आर्यन ने साथ मिलाते बोले, ट्राई एंड फॉक्स के प्रेजेंटेशन में तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी तुम मुझसे ले सकती हो। एंड वन मोर थिंग, इस प्रेजेंटेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ट्राई एंड फॉक्स के ओनर खुद इस डील में को करने आने वाले हैं। आर्यन ने अमन की ओर देखते हुए बोली, डोंट वरी सर, मैं इस डील को करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, बस मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है। मिस्टर अमन आर्यन की ओर देखते हुए बोले, गुड आर्यन। मिस्टर अमन की बात सुनकर आर्यन ने भय मिस्टर भट्ट और मिस्टर अमन को गेट करके वहां से अपने केबिन में चली जाती है। आर्यन ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद होटल के लिए चली जाती है। आज होटल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मेंटेनेंस के काम की वजह से सारे स्टाफ आज मास्क पहनकर काम कर रहे थे। आर्यन भी मास्क लगाकर अपने कामों में लग जाती है। आर्यन होटल के रूम में से ड्रिंक्स की बोतल निकाल कर ट्रॉली में रखी रही थी। तभी एक लड़की आर्यन के पास आकर बोली, रूम नंबर 101 में होटल के ओनर आए हुए हैं, उनका ऑर्डर लेना है। उस लड़की की बात सुन आर्यन हाँ में सिर हिलाकर बोली, रूम नंबर 101 की ओर चली जाती है। होटल के एक रूम में मित्तल सोफे पर बैठा था और मित्तल के सामने होटल का ओनर सोफे पर बैठा था। मित्तल होटल के ओनर की ओर देखते हुए बोला, सर तुम्हें इस होटल के बदल में जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस ये होटल मुझे दे दो। ये होटल मुझे हर कीमत पर चाहिए। शरद मित्तल को देखते हुए बोला, मित्तल मैं होटल तो दे दो पर यह होटल मेरे खून पसीने की कमाई से खड़ा हुआ है और मैं अपने खून पसीने की कमाई ऐसे नहीं किसी को दे सकता। मित्तल कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, शरद इस होटल के बदले तुम जो कुछ मांगोगे वो सब तुम्हारा। तभी डोर के
तभी रूम के डोर को नॉक होता है। मिस्टर शरद बोले, कम इन। रूम का डोर खोल के आर्यनी अंदर आती है। आर्यनी शरद की ओर देखते हुए बोली, आप क्या लेना पसंद करेंगे सर? शरद आर्यनी की ओर देखते हुए बोले, वाइन है। शरद का ऑर्डर सुनो। आर्यनी ने शरद को वाइन सर्व करती है। शरद को वाइन सर्व करने के बाद आर्यनी मित्तल को देखते हुए बोली, और सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? मित्तल 1 गिलास वाटर। मित्तल की बात सुन आर्यनी गिलास टेबल पर रखे गिलास में पानी डालने लगती है कि थोड़ा सा पानी छलक के मित्तल के घूरते हुए गिर जाता है। मित्तल आर्यनी को घूरते हुए बोला, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो अब जाओ, यहाँ से कुछ करना आता नहीं और चलिए आते हैं। मित्तल अपने मन में बोला, एक बार होटल मेरा हो जाए तो इसे नौकरों को निकाल कर बाहर फेंकूंगा। मित्तल की बात सुन आर्यनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे तुरंत वहां से चली जाती है। आर्यनी के जाने के बाद मित्तल शरद से बोला, तो क्या डिसाइड किया आपने मिस्टर शरद? शरद को सोचते हुए बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मित्तल सोफे से खड़ा होकर शरद के आगे हाथ करते हुए, ओके शरद, अब हम फिर तब मिलेंगे जब डील साइन करनी होगी। इतना कहकर मित्तल वहां से चला जाता है। मित्तल के जाने के बाद शरद टेबल से अपना फोन उठाता है, फिर किसी से कॉल करके बोला, आपका शक बिल्कुल सही था, मैं यहाँ होटल खरीदने के लिए ही आया था। रईसा मॉस्को एवीएफ ग्रुप यूएन और वेदांत केबिन में बैठे किसी डील के बारे में बात कर रहे थे। तभी डोर को नॉक होता है। विवेन का मिन राज केबिन का डोर खोलकर हड़बड़ाते हुए अंदर आता है। विवेन राज को हड़बड़ाते देखकर बोला, क्या बात है राज? राज बोला, मित्तल होटल मूनशाइन गया था। विवेन मिस्टर स्माइल करते हुए बोला, मुझे पता है राज, और ये भी पता है कि वे वहाँ होटल खरीदने के लिए गया था। विवेन की बात सुन वेदांत हैरान हो जाते हैं, पर राज जानता था कि ये बात विवेन को जरूर पता होगी। राज बोला, मुझे ही लगा ही था कि बॉस के आपको तो पता ही होगा। वैसे मित्तल ने यह बात कॉन्फिडेंशियल रखने की बहुत कोशिश की थी। विवेन चेहरे पर लेन खोते हुए बोला, ये बात सिर्फ मित्तल की नजरों में ही कॉन्फिडेंशियल थी, पर उसे यह नहीं पता कि मुझसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। वो मेरे ही बनाए जाल में फंस चुका है। राज बोला, हम उसकी कोशिश उसकी कोशिश ही रह गई। विवेन बोला, हम तो, मेरा शक बिल्कुल सही था। आईसीएस मित्तल की कैद में है। विवेन की बात सुनो वेदांत हैरानी से बोला, मतलब आपने जो वहां रसिया में सारी प्लानिंग की थी वे सब आपकी लेफ्ट हैंड ने मित्तल को बता दी? वे ऐसे कर सकता है भाई? विवेन आंख बंद करे बोला, पता ही नहीं वेदांत, मित्तल ने उगलवाई होगी। आशीष का मुख खुलवाने के लिए मित्तल ने जरूर कोई तगड़ी चाल चली होगी, क्योंकि आशीष उन लोगों में से है जो अपना मुख आसानी से खोल दे। विवेन की बात पर आज वेदांत वहां में सिर हिलाता है, फिर कुछ सोचने लगता है। वेदांत को सोचने की बात बोला, पर भाई आपको कैसे पता चला कि मित्तल होटल खरीदने के लिए शरद से मिलने गया था? विवेन, क्योंकि शरद नहीं मुझे बताता। वेदांत, पर सर ने ये बात आपको क्यों बताई? विवेन वेदांत को देखते हुए, उस शिप में फाइट के वक्त जब आशीष पकड़ा गया था तभी से मैंने सारी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता था कि आशीष इसके पास होगा, उसे मेरी हर चाल के बारे में पता होगा। पहले तो मुझे लगा कि आशीष अपना मुंह नहीं खोलेगा, पर उसने अपना मुंह खोल दिया है। तो मैं बस ये देखना चाहता था कि आशीष किसके पास है, मित्तल के या उस प्लानर के पास। इसलिए मैंने शरद को पहले ही बता दिया कि उसका होटल खरीदने कोई आने वाला है। और फिर शरद ने मुझे बताया कि होटल खरीदने कौन आया था। राज जो कब से चुप खड़ा था वह बोला, वो सब क्या करना है? विवेन बोला, तुम सिर्फ शरद के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। राज ओके बॉस बोलकर चला जाता है। राज के जाने के बाद वेदांत बोला, भाई फिर तो आशीष ने मित्तल को ये भी बता दिया होगा कि होटल के लैंड के साथ हम क्या करने वाले हैं। विवेन मिस्टर इस्माइल के साथ इस्माइल करते हुए बोला, हाँ बता दिया होगा, पर अब होटल के लैंड पर वो नहीं होगा जो हम करने वाले थे। अब उस लैंड पर एवीएम कन्या ब्रांच खुलेगा। विवेन की बात सुनो वेदांत प्राउडली बोला, वेल मानना पड़ेगा भाई, आपके माइंड को लोग आपको ऐसे ही मास्टरमाइंड नहीं कहते। विवेन वेदांत को देखते हुए मुस्कुरा देता है, फिर टेबल से फोन उठाकर किसी को कॉल करते हुए बोला, आशीष मित्तल के पास ही है, आशीष को वहां से निकलने की तैयारी करो। केडन, इतना कहकर विवेन कॉल कट कर देता है। इंडिया बंगलो आहूजा मेंशन रूम में आर्यनी, शारदा और रोशनी डिनर कर रही थी। रोशनी डिनर करते हुए आर्यनी से बोली, भाभी आज भाई नहीं है तो क्या आप मेरे रूम में सो जाएंगी? आर्यनी बोली, रोशनी मुझे अपने रूम के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। आर्यनी के बात सुन शारदा तुरंत बोली, हाँ मेरे बेटे के रूम में ब्रांडेड बेड की आदत जो पड़ गई है। शारदा की बात सुन आर्यनी मायूस हो जाती है। रोशनी कुछ सोच कर बोली, तो फिर मैं आपके रूम में सो जाती हूँ। एक्चुअली आज घर में कोई नहीं है तो मेरा मस्ती करने का मूड था। हम रात तक ढेर सारी बातें करेंगे, और वैसे भी जब से आपकी शादी हुई मैं आप को अच्छे से जान ही नहीं पाई हूँ, तो हमारी जान पहचान भी बढ़ जाएगी। रोशनी की बात आर्यन को सही तो लगती है, फिर उसे याद आता है कि भी उनके फ्लोर पर कोई नहीं आता जाता है
और उस घर में उनके रिश्ते की सच्चाई को भी कोई नहीं जानता था। रोशनी उसके रूम में जाती है, उसे पता चल जाता है कि वे दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। यही सब सोचते हुए आर्यन ने बोली, रोशनी मैं आज बहुत थक गई हूँ, मुझे कल ऑफिस के भी जल्दी जाना है, तो हम ये प्लान किसी और दिन बनाएंगे, पर आज पॉसिबल नहीं है। आर्यन की बात सुन रोशनी बोली, ओके भाभी, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, पर नेक्स्ट टाइम हम दोनों पक्का ढेर सारी मस्ती करेंगे। आर्यन ने रोशनी के एक गाल पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ पक्का रोशनी। इतना कहकर आर्यन ने डिनर करने लगती है और डिनर खत्म करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट करने के बाद आर्यन अपने रेस्ट वॉच में रेस्ट वॉच में देखते हुए हॉल से बाहर की ओर जा रही थी कि अचानक वे किसी से टकरा जाती है। गिरने के डर से आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद आर्यन आंखें खोलती है तो उसके सामने वीवन का चेहरा था। वीवन ने टकराते समय उसे गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। वीवन को सामने देख आर्यन के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। आर्यन ने आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए अपने आप से धीरे से बोली, आर्यन तो सपना देख रही है, सच में वाइल्ड एनिमल तेरे सामने खड़ा है। आर्यन ने भले ही ये सब धीरे से कहा था, पर वीवन ने ये सब अच्छे से सुन लिया था। वाइल्ड एनिमल वर्ड सुनते ही विवेन आर्यन ने कहा छोड़ देता है और आर्यन गिरने के डर से फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं विवेन के पीछे खड़े मैनेजर्स और वेदांत उन दोनों को ही देख रहे थे। वे सब विवेन को आर्यन का हाथ पकड़ते देख हैरान थे, क्योंकि वे सारे अच्छे से जानते थे कि विवेन को औरतों से सख्त नफरत है। विवेन ने आज तक किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा था, आज पहली बार था जब उसने किसी लड़की का हाथ पकड़ा था। विवेन सख्त लहजे में बोला, स्ट्रेट ये नहीं खड़ी हो सकती हो क्या? तो विवेन की बात सुन आर्यन सीधे खड़ी होती और विवेन का हाथ जड़ से छोड़कर अपनी नजर झुका लेती है और उसे इग्नोर कर तुरंत दौड़ते हुए हॉल से बाहर चली जाती है। आर्यन के जाने के बाद विवेन और भी लिफ्ट की ओर चला जाता है और आर्यन बाहर जाकर ऑटो का वेट करने लगती है। ऑटो का वेट करते हुए अपने आप से बोली, आर्यन तेरी ऐसी वैसी हरकत किसी दिन तुझे इस दुनिया से ही ना उठा दे। तू वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहती तो वह इंसान तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देता। यही सब सोचते हुए ऑटो साइकोलॉजी के लिए निकल जाते हैं। ट्राई एंड फॉक्स इस समय विवेन अपने केबिन में बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। विवेन कीबोर्ड को उंगली चलाते हुए केबिन का डोर को खोल केडन अंदर आता है। केडन अंदर आकर बोला, बॉस आपकी मीटिंग शरद के साथ कल शाम 6 बजे की फिक्स की गई है। विवेन केडन को देखते हुए बोला, हम और आशीष की क्या अपडेट है? केडन बॉस आशीष जल्दी आपके सामने होगा। विवेन गुड केडन नाउ ली। विवेन की बात सुनकर केडन केबिन से बाहर चला जाता है और विवेन फिर से अपना काम करने लगता है। आज आर्यन को होटल से निकलने में काफी लेट हो गया था। आर्यन रात के 8 बजे तक मेंशन पहुंचे। आर्यन हॉल से होती हुई सीढ़ियों की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर शारदा पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठी आर्यन को घूरे जा रही थी। आर्यन उसे इग्नोर कर अपने रूम में चली जाती है और फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग रूम की ओर चली जाती है। आर्यन डाइनिंग रूम में आती है तो देखती है कि टेबल पर सिर्फ विवेन और शारदा ही डिनर कर रहे थे। विवेन हमेशा की तरह अपने मोबाइल में देखकर अपना खाना खा रहा था। आर्यन एक नजर दोनों को देख चेयर पर बैठ जाती है और लस्सी को से अपना डिनर लगाने के लिए कहती है। कुछ मिनटों में लस्सी आर्यन को खाना डिनर सर्व कर देती है और आर्यन अपना डिनर करने लगती है। शारदा आर्यन को घूरते हुए बोली, अपनी आदतें सुधार लो आर्यन, ये तुम्हारा घर नहीं है जो रात रात तक घूमोगी। शारदा की बात सुन आर्यन ने बोली, अगली बार से ध्यान रखूंगी। शारदा बोली, अगर तुम्हारा ये ध्यान रखने वाले डायलॉग को पुराना हो चुका है तो ये डायलॉग छोड़कर गुलछर्रे उड़ाना बंद कर दो। आर्यन शारदा की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और डिनर करने लगती है। आर्यन को जवाब न देते देख शारदा तिलमिला जाती है। शारदा तंज कसते हुए आगे बोली, अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लिया करो। इतनी रात को ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती हो। आर्यन का सब्र का बांध टूट चुका था। आर्यन गुस्से में झटके से चेयर से खड़ी होती है, टेबल पर दोनों हाथ पटकते हुए बोली, मैसेज हो जा। मैं आज आपको जितना बोलना था बोल दिया, पर नेक्स्ट टाइम से मेरे बारे में कुछ बोलने इससे पहले कम से कम 1000 बार सोच लीजिएगा और मेरे दामन पर उंगली उठाने से पहले बेहतर होगा आप अपने गिरेबान में झांक लें। अब विवेन की नजर मोबाइल छड़कर सीधे आर्यन पर टिक गई थी। आर्यन को देखते हुए मोबाइल बंद करता और मोबाइल टेबल पर रख देता है। आर्यन की बात सुन शारदा चेयर से खड़े होकर चिल्लाते बोली, बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो तुम। आर्यन शारदा को उंगली दिखाते बोली, मेरे ऊपर कीचड़ उछालने वाला कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस मेरा मुजरिम होता है। और रही बात लिहाज की, तो बेहतर होगा कि पहले आप अपने छोटों का लिहाज करना सीख ले। इतना कहकर वे जाने लगती है या फिर रोकर पीछे मुड़ती है। आर्यन शारदा को घूरते हुए आगे बोली, और एक बार अगली बार मेरे दामन पर कीचड़ उछाला ना तो ये हाथ तोड़कर रख दूंगी मैं। इतना कहकर आर्यन गुस्से में वहां से चली जाती है। आर्यन के जाने के बाद शारदा एक नजर विवेन को देखती है
जो मुस्कुराते हुए से ही देख रहा था, मानो उसकी बेइज्जती पर हंस रहा हो। एक बात तो साफ थी कि विवेन को आर्यनी पसंद हो या ना हो, पर उसे आर्यनी की ये बात पसंद आई थी। शारदा वहां से तुरंत अपने रूम में चली जाती है और विवेन वापस डिनर करने लगता है। मॉर्निंग टाइम विवेन वेदांत और रोशनी डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शारदा अपनी बेइज्जती से अपना मुंह छुपाए अपने कमरे में ही थी। आर्यनी अब तक सोकर नहीं उठी थी। वेदांत विवेन से बोला, भाई आज की मीटिंग का क्या हुआ? विवेन मोबाइल में देखते हुए, आज की मीटिंग फिक्स है। वेदांत बोला, अगर मित्तल ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो विवेन वेदांत को देखते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे लगता है चार वो चल रहा है, पर उसे अभी तक ये नहीं पता कि वे वही कर रहा है जो मैं चाहता हूँ। विवेन की बात सुन वेदांत हमेशा हिलाकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। आज रैनी बहुत देर से सोकर उठी और उठकर सामने हॉल में लगी घड़ी में देखते हुए बोली, 12 बज गए। यार इतना लेट तक कैसे सो गई मैं बेड से उठकर आर्यनी अपने कॉलेजिएट में जाती है और कॉलेजिएट से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर में रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ट्राई एंड फॉक्स विवेन अपने केबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था, तभी वेदांत अंदर आता है। वेदांत विवेन के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, तो भाई मीटिंग की सारी प्रिपरेशन हो गई? विवेन लैपटॉप सीधे से हटाकर वेदांत को देखते हुए, तुम्हें मेरी तैयारी पर कोई शक है? वेदांत टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए, नो ब्रो, वेल आप आशीष को क्या क्यों निकलवा रहे मित्तल की गेट से? क्या आप उसे माफ करके वापस अपने साथ रख लेंगे? विवेन बोला, वेदांत तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ? वेदांत बोला, जानता हूँ भाई कि आप माफिया के गॉड फादर है। विवेन बोला, हम गॉड फादर डेंजर फॉर गिव एनीवन। वेदांत मिस्टर स्माइल करते हुए बोला, भाई यस आई नो भाई, और ये भी समझ गया कि आशीष की कहानी खत्म होने वाली है। वेदांत की बात सुन विवेन चेयर से खड़ा हो जाता है, फिर गिलास बॉल के पास जाकर बाहर देखते हुए, आशीष का अंत तो फिर शुरुआत है। वेदांत तुम बस देखते जाओ कि कैसे मैं इस खेल के एक मोहरे का अंत करता हूँ। इस खेल के हर मोहरे के अंत की शुरुआत हो चुकी है, उनका अंत कब होगा ये सिर्फ विवेन सिंघानिया ही जानता है। भट्ट ग्रुप। आर्यनी अपने केबिन में बैठी अपना काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजता है। आर्यनी फोन उठाकर बोली, हम नव्या नव्या फोन पर कहाँ है तू? आज कॉलेज क्यों नहीं? आर्यनी बोली, यार और आज उठने में लेट हो गया। एक काम कर, तू अपने साथ तो मुझे शाम को मिलना नव्या फोन पर। ओके, शाम को मैं रिया के साथ तुझे होटल पिक करने आऊंगी। आर्यनी ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। नव्या से बात करने के बाद आर्यनी फिर से अपना काम करने लगती है। आर्यनी अपना काम कर ही रही थी कि फिर उसका फोन बजता है। आर्यनी एक नजर फोन को देख और कॉल उठा लेती है। आर्यनी कॉल उठाकर बोली, यस मिस्टर चौधरी। चौधरी फोन पर। आर्यनी तुरंत होटल पहुंचे। होटल के ओनर की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आर्यनी बोली, बट मिस्टर चौधरी अभी मैं ऑफिस में हूँ और अभी यहाँ का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मिस्टर चौधरी फोन पर। आर्यनी, आज होटल में मेंटेनेंस की वजह से स्टाफ बहुत कम है, इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ रहा है, तो वहाँ का काम बाद में कर लेना। और 10 मिनट के अंदर होटल पहुंच। आर्यनी ओके सर बोलकर फोन रख देती है और मिस्टर भट्ट को इन्फॉर्म कर तुरंत वहां से होटल के लिए निकल जाती है। होटल मूनशाइन। होटल के प्राइवेट रूम में विवेन और वेदांत मिस्टर शरद के साथ बैठे थे। विवेन शरद को देखते हुए, तो मिस्टर शरद बताइए इस होटल के बदले आपको क्या चाहिए? शरद विवेन को देखते हुए बोला, मिस्टर आहूजा, आपके सामने मेरी इतनी औकात कहा कि मैं आपको मना करूँ या आपसे कुछ लो? विवेन बोला, मिस्टर शरद मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं ले रहा, तो मैं आपको इस होटल के बदले प्लीज उसकी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। फिर टेबल पर रखी फाइल को देखते हुए आगे बोला, आपके सामने रखी फाइल में उस प्रॉपर्टी के पेपर है और मेरी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके होटल से 4 गुना ज्यादा है। विवेन ये बात सुन शरद टेबल से फाइल उठाकर कुछ देर पढ़ता है। शरद फाइल पढ़ने के बाद बोला, थैंक यू वेरी मच मिस्टर आहूजा, बट आपको इतना सब करने की क्या जरूरत है? शरद फाइल को टेबल पर रखते हुए बोला, वैसे आपका शक सही था, मित्र इस होटल को खरीदना चाहता था। विवेन शरद को देखते हुए, मुझे पता था, तभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। विवेन और शरद बात कर ही रहे थे कि तभी डोर पर नॉक होता है। शरद बोला, कम इन। रूम का डोर खोलकर एक लड़की अंदर आती है और उसके पीछे एक आदमी ट्रॉली लेकर अंदर आता है। उस ट्रॉली में ड्रिंक रखी हुई थी। उस लड़की को देखकर वेदांत हैरान हो जाता है, पर विवेन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। विवेन को पता था कि आर्यनी कोई जॉब करती है, पर यह नहीं पता था कि
आलिनी होटल में वेट्रेस की जॉब करती है। वही आलिनी विवियन और वेदांत को देखकर हैरान थी। उन दोनों को देख कौन देर तक कहाँ गई थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे रिएक्ट करे। वे दोनों इस समय वहाँ क्या कर रहे हैं, वे दोनों को देखकर क्या सोच रहे होंगे। इसी तरह की हजार बातें उसके मन में चल रही थी। मिस्टर शरद आलिनी को देखते हुए बोले, सर उधार ड्रिंक्स। ये शरद की आवाज़ सुनो। शरद की आवाज़ से आलिनी अपने सेंसेस में आती है। आलिनी गहरी सांस लेकर अपने आप को काम करने के बाद शरद से बोली, क्या लेंगे सर आप? शरद बोला, वाइन। आलिनी कांपते हाथों में से शरद को वाइन शुरू करती है। शरद को वाइन शुरू करने के बाद आलिनी हकलाते वीवन से बोली, ये सर आप क्या लेंगे? वीवन सर्द लहजे में बोला, नो थैंक्स। वीवन ने मना करने के बाद शरद बोला, अरे ऐसे कैसे मिस्टर आहूजा, आज तो आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। तो बताइए क्या लेंगे आप? वाइन वाइन वर्कर विवेन शरद को देखते हुए बोला, वन गिलास वाटर। शरद बोला, ठीक है मिस्टर आहूजा, मतलब आप ड्रिंक नहीं करेंगे? विवेन बोला, हम शरद। शरद आलिनी को देखते हुए, सर वाटर। शरद की बात सुनो। आलिनी अपने नजर झुकाए कांच की गिलास टेबल पर रखते हुए गिलास में पानी डालने लगते हैं। कांपते हाथों की वजह से थोड़ा सा पानी टेबल पर गिर जाता है। ये देखकर शरद गुस्से से बोला, ये क्या क्या तुमने पानी शुरू करना भी नहीं आता? क्या तुम्हें पता है इस टाइम तुम ऐसा के सबसे बड़े बिजनेसमैन के सामने खड़ी होकर हमारे होटल को रिप्रेजेंट कर रही हो? तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के भी निकाल सकता हूँ। शरद की बात सुनकर आलिनी की आंखें नम हो जाती है। शरद की बात सुन वेदांत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वे शरद को घूर कर देखने लगता है। उसे शरद पर गुस्सा आ रहा था पर वे शरद को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि शरद की नजर में आलिनी सिर्फ एक वेट्रेस ने थी। वेदांत को इस समय इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि विवेन शरद को कोई को क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। उसे पता था कि विवेन क्रूर है पर विवेन के अंदर इतनी क्वालिटी होगी कि इतनी क्रूरटी होगी कि अपनी बीवी की बेइज्जती पर भी वे चुप रहेगा। इस बात का अंदाजा उसे नहीं था पर फिर उसके दिमाग में एक और बात घूम गई। वे पार्टी वाली बात उस दिन भी विवेन ने आलिनी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था। वेदांत आलिनी को देखते हुए, तुम्हारा काम हो गया है ना, तो अब तुम जा सकते हो। ये सारी बात वेदांत ने आलिनी से सख्त लहजे में कही थी। उसकी बात सुनकर आलिनी भी समझ गई थी कि वेदांत को उसके वेस्ट्रेस के ड्रेस में देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वेदांत की बात सुनकर आलिनी हाँ में सिराते हुए तुरंत वहां से चली जाती है। आलिनी के जाने के बाद विवेन शरद आप उसे ऐसे ही धक्के मार के नहीं निकाल सकते। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं किस होटल का ओनर अब मैं हूँ। तो यहाँ किसे धक्के मार के निकालना है और किसे रखना है ये आप नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। विवेन की बात सुन शरद घबराते हुए, मिस्टर आहूजा, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। विवेन बिना किसी भाव के, आपका मतलब कुछ भी हो, आई डोंट केयर। विवेन सोफे से खड़े होकर आगे बोला, ओके मिस्टर शरद, तो अब हमें चलना चाहिए। विवेन और वेदांत शरद से हाथ मिलाते हैं और शरद के साथ रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर चले जाते हैं। आलिनी होटल के कॉरिडोर में किसी से बात कर रही थी तभी वेदांत और शरद लिफ्ट से बाहर निकलकर बाहर की ओर जाने लगते हैं। विवेन को देख होटल की फीमेल स्टाफ के मुंह खुले के खुले देख रहे थे। सारी फीमेल स्टाफ उसे आंखें फाड़े देख रही थी। वहीं कुछ स्टाफ तो वेदांत के ख्यालों में भी खोई हुई थी। आरिनी भी उन दोनों को बाहर जाते देख रही थी। विवेन शरद से बात करते हुए और वेदांत आरिनी को देखते हुए बाहर जा रहा था। वेदांत की नजर आरिनी देखकर आरिनी समझ गई थी कि वेदांत को उसका होटल में जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वे दोनों होटल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। आरिनी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी होटल का मैनेजर हॉल में माइक लेकर आता है और होटल के सारे स्टाफ भी हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। मैनेजर माइक में, आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ आप सबको क्यों बुलाया है। उसका रीजन है क्या है? उसका रीजन ये है कि इस होटल को बेच दिया गया है और इस होटल के न्यू ओनर विवियन आहूजा है। मिस्टर वी आहूजा इस होटल को तुड़वाकर इस होटल के लैंड पर अपना न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो कुछ दिन बाद से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब कल तक इस होटल में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप सबको आपकी सैलरी आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी और बेहतर होगा आप सब अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढ ले। इतना कहकर मैनेजर वहां से चला जाते हैं। मैनेजर की बात सुनकर सारे स्टाफ आपस में एक दूसरे से बात करने लगे थे। पूरा हॉल शोरगुल से भर गया था और आदमी भी शॉक्ड हो गई थी। एक लड़की बोली, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। दूसरी लड़की बोली, अपने बिजनेस के लिए हमारी नौकरी खा रहे। किसी लड़के ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन देगा हमें नई जॉब। उन सब की बात सुनकर आदमी को बहुत बुरा लग रहा था। उन सब की बात सुनने के बाद उसे भी इवेंट से और नफरत होने लगी थी। उसने अपनी जिंदगी में उस जैसा हॉटलेस इंसान आज तक नहीं देखा था। यही सब सोचते हुए अपने मन में एक ही जॉब थी, ये भी चली गई। पता नहीं इस जानवर को ये सब करके क्या मिलता है। मेरी किस्मत पर काला बनकर बैठ गया है। पहले शादी कर ली और अब जॉब से भी निकलवा दिया। अपने आप में ही खोए हुए वे होटल से बाहर निकलती और ऑटो लेकर आहूजा मेंशन के
लिए निकल जाती है। आहूजा मेंशन कुछ ही देर में ऑटो मेंशन पहुंचती है। आर्यन ऑटो से निकलकर ऑटो वालों के 100 रुपए का नोट करती है। ऑटो वाला नोट देकर बोला, मैडम जी ये पूरे 200 हुए हैं। आर्यन ने बोली, क्या बात कर रहे हो, मैं तो रोज 100 में आती हूँ। ऑटो वाला सीएम ऑटो में से सर निकाल के मेंशन देखते हुए, मैडम जी इतने बड़े घर में रह रही हो, आपके लिए 100 क्या और 200 क्या। उसके बाद सुनकर आर्यन को समझ में आ गया था कि ऑटो वाला उससे ज्यादा पैसे क्यों मांग रहा था। आज होटल में हुई बातों की वजह से उसका मूड बहुत ऑफ था, इसलिए वे ऑटो वालों से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। वे अपने बैग से 200 का नोट निकाल कर उसे पकड़ाती है और मेंशन के अंदर चली जाती है। आर्यन मेंशन के चलते हुए अपने आप से, मेरी जिंदगी में सारी मनहूसियत उस वाइल्ड एनिमल की वजह से आ रही है। पहले मुझसे शादी कर ली, फिर मुझे इतने बड़े घर में लाकर पटक दिया, फिर मेरे होटल में आ गया और जॉब छीन ली। अब ये ऑटो वाला भी इतने बड़े घर को देखकर मेरे से पैसे मांग रहे। आर्यन सीधे हॉल से होते हुए अपने रूम की ओर चली जाती है। वहीं डाइनिंग रूम में बैठा वेदांत, जो कब से आर्यन को वेट कर रहा था, आर्यन को जाते देख वेदांत भी तुरंत उसके पीछे चला जाता है। वेदांत ने जब से आर्यन को होटल में देखा था, तब से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आर्यन उस होटल में क्यों थी और उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उसे होटल में वेट्रेस का काम करना पड़ रहा है। आर्यन अपने रूम में जाकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो टेबल से अपना फोन उठा ही रही थी कि रूम का डोर खोल के वेदांत अंदर आता है। वेदांत को देख आर्यन वापस अपना फोन टेबल पर रखते हुए बोली, तुम यहाँ। वेदांत सोफे पर बैठते हुए, तुम खुद बताओ, या मुझे बोलने की जरूरत है। आर्यन वेदांत को देखते हुए, मैं तुम्हें क्या बताऊं और क्या जानना है तुम्हें मुझसे। वेदांत गुस्से से, तुम उस होटल में क्या कर रही थी आर्यन, और तुम वहाँ ड्रिंक सर्व करने क्यों आई थी। आर्यन बेड पर बैठते हुए, मैं वहाँ जॉब करती हूँ वेदांत, इसलिए मैं वहाँ ड्रिंक सर्व करने आई थी। आर्यन के बात सुनो वेदांत हैरानी से कहा, हैरानी से, वहाँ जॉब, तुम होटल में वेट्रेस की जॉब करती हो। आर्यन बोली, हाँ मैं होटल में वेट्रेस की जॉब करती हूँ। वेदांत ने कहा, पर क्यों। आर्यन, तुम मेरे भाई की वाइफ हो, तुम्हारे पास किसी की चीज की कमी है जो तुम्हें वहाँ जॉब करनी पड़ रही हो। आर्यन बोली, वेदांत मैं तुम्हारे भाई की वाइफ जरूर हूँ, पर हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड का है। वेदांत ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनसे पैसे नहीं ले सकती। तुम उनकी वाइफ हो आर्यन, और वाइफ होने के हक से तुम्हारा उनकी हर एक चीज पर है कि चाहे वे पैसे हो या प्रॉपर्टी। तुम भाई के पैसे की हेल्प तो ले ही सकती थी। आर्यन बोली, मुझे ना उनकी हेल्प चाहिए और ना वाइफ होने का हक। और एक बात, ये मेरी लाइफ है वेदांत, मुझे जैसे जीना है मुझे जीने दो। आर्यन की बात सुन वेदांत सोफे से खड़ा होकर बोला, हम जैसे जियो और जैसे जीना चाहती हो। इतना कहकर वेदांत उसके रूम से चला जाता है और आर्यन लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। आर्यन से बात करने के बाद वेदांत सीधे विवेन के रूम में जाता है और वो देखता है विवेन अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वेदांत रूम की काउच पर बैठते हुए बोला, आपको पता था कि आर्यन वहाँ जॉब करते हैं। विवेन लैपटॉप पर टाइप करते हुए बोला, मैं ये सब डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ वेदांत बोला, वो आपकी वाइफ है भाई, और आपको अपनी वाइफ के बारे में डिस्कस तो करना पड़ेगा। विवेन लैपटॉप में देखते हुए, वो मेरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ है वेदांत, और मैं उसे उस घर में उसके मैटर डिस्कस करने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। वो इस घर में मेरे मकसद की वजह से आई है। वेदांत बोला, उसके मैटर्स के बारे में आप डिस्कस करना नहीं चाहते हैं तो फिर अपने मैटर्स में क्यों फंसा रहे हैं। उस मासूम सी लड़की को भाई क्यों खेल रहे हैं, उस मासूम सी लड़की की जिंदगी के साथ। मैं तो आपके पैसों में भी इंटरेस्ट नहीं है। वेदांत की बात सुन विवेन की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक जाती है। विवेन वेदांत को देखते हुए, अभी तक मैंने उसके साथ कोई गेम नहीं खेला है वेदांत, सिर्फ शादी करके लाया हूँ। अगर मैंने उसके साथ कोई गेम खेला होता तो वे इस घर में अपनी मर्जी से ना घूम रही होती। और मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर वे मेरे बर्थडे के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके मुझे डिवोर्स दे देगी तो मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद वे अपने रास्ते और मैं अपने, और अगर उसने कुछ नहीं किया, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आगे तुम खुद समझ जाओ। इतना कहकर विवेन अपना लैपटॉप धूम से बंद करके वॉशरूम में चला जाता है। विवेन के जाने के बाद वेदांत भी अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग टाइम आहूजा मेंशन सब डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और आर्यन बाहर हॉल में इधर उधर टहल रही थी। तभी वेदांत ब्रेकफास्ट करके हॉल में आता है तो उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है, जो मोबाइल में देखते हुए हॉल का चक्कर काट रही थी। वेदांत खड़े होकर आर्यन को देखने लगता है। उसकी नजर भी और आर्यन के टहलने के साथ पेंडुलम की तरह मूव कर रही थी। वेदांत आर्यन को देखते हुए, ये कोई नई एक्सरसाइज है क्या आर्यन? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।